आईपीएस मैडम जिस रिक्शे पर बैठकर बनारस में घूम रही थी, वह निकला उनका ही पति। दोस्तों, बनारस की सुबह हमेशा की तरह सुकून से भरी हुई थी। उसी सुबह एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर उतरी आईपीएस आरती शर्मा। कई सालों बाद वे बनारस आई थीं, अपने मन का बोझ हल्का करने। उन्होंने सोचा पैदल ही मंदिर चलेंगी तो बहुत समय लगेगा। तभी उनकी नजर एक पुराने से रिक्शे पर पड़ी। रिक्शा चलाने वाला आदमी करीब 45 साल का था। आरती शर्मा ने हाथ उठाकर उसे बुलाया। भैया, मंदिर तक चलोगे? जी मैडम, बैठिए। आरती शर्मा रिक्शे पर बैठ गईं। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। फिर आरती शर्मा ने पूछा, तुम रोज यहीं रिक्शा चलाते हो? वह बोला, हां मैडम, कई साल हो गए। उसके जवाब में कोई शिकायत नहीं थी, न दुखों की लंबी कहानी, न मजबूरी का रोना। यहीं आरती शर्मा को अजीब सा लगा। वे बाहर देखने लगीं, मगर उनका दिल कहीं और भटक गया था। बार बार महसूस हो रहा था जैसे ये आवाज उन्होंने पहले भी सुनी हो, बहुत करीब से। अचानक आगे भीड़ बढ़ गई। रिक्शा चालक ने रिक्शा रोक दिया। मैडम, थोड़ा पैदल चल लें। आरती शर्मा नीचे उतरीं। 2-4 कदम चलीं। तभी पहली बार उन्होंने उस आदमी के चेहरे को ध्यान से देखा और उसी पल उनका दिल जोर से धड़क उठा। नहीं, यह मुमकिन नहीं है, उन्होंने खुद से कहा। इतने सालों में इंसान बदल जाता है, वक्त सब कुछ बदल देता है। शायद ये बस एक भ्रम हो। वे फिर रिक्शे पर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रिक्शा चालक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मनोज शर्मा। यह नाम सुनते ही आरती शर्मा के होश उड़ गए। वही नाम जिसे उन्होंने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। किसी तरह खुद को संभालते हुए पूछा, कहां के रहने वाले हो? मनोज ने कहा, पहले शहर में रहता था मैडम, अब यहीं हूं। उसके जवाब छोटे थे, मगर हर शब्द के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी थी। अब उन्हें यकीन होने लगा था, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह वही इंसान हो सकता है जिसे उन्होंने सालों पहले खो दिया था। लेकिन इतनी बड़ी सच्चाई को मानना आसान नहीं था। मंदिर के पास आकर रिक्शा रुका। मनोज नीचे उतरा और बोला, मैडम, मंदिर आ गया। आरती उतरते वक्त कुछ पल उसे देखती रही। मनोज ने किराए के लिए हाथ बढ़ाया। पैसे देते हुए आरती शर्मा ने पूछा, तुम यहां अकेले रहते हो? मनोज बोला, हां मैडम, अकेला ही हूं। वह कुछ और पूछना चाहती थी, बहुत कुछ, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां तेज बज उठीं। भीड़ दर्शन के लिए आगे बढ़ने लगी। मनोज शर्मा ने कहा, मैडम, मैं चलता हूं। और वह रिक्शा खींचते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन आरती शर्मा वहीं की वहीं खड़ी रह गईं। आज उनका मन भगवान के दर्शन में नहीं था। उनका दिल उस रिक्शा चालक के पीछे चला गया था, जिसे उन्होंने एक साधारण आदमी समझकर रिक्शे पर बैठकर सफर किया था। वह शायद उनका ही अतीत था, उनका ही खोया हुआ रिश्ता था। दर्शन के बाद वह बाहर आईं और मंदिर के एक कोने में बैठ गईं। दिल सवालों से भरा हुआ था। अगर वह आदमी वही मनोज है तो यहां कैसे पहुंचा? इतने सालों तक कहां रहा? और सबसे बड़ा सवाल, उसने कभी उनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? दिल में हल्का सा गुस्सा भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक अनजानी चिंता। कुछ देर बाद उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मी को बुलाया और कहा, उस रिक्शा वाले को ढूंढ कर ले आओ। ज्यादा वक्त नहीं लगा। मनोज शर्मा मंदिर के पास ही एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा मिला। शायद रोज की तरह भक्तों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। जब उसे बुलाया गया तो वह थोड़ा घबरा गया। उसे लगा शायद कोई शिकायत हो गई है। उसने सिर झुकाकर कहा, मैडम, कोई गलती हो गई क्या? आरती शर्मा ने पहली बार उसके सामने अपनी आवाज नरम रखी। नहीं, कोई गलती नहीं है, बस तुमसे कुछ बात करनी है। मनोज सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी अफसर उसके साथ यूं बैठकर बात करेंगी। दोनों पास की सीढ़ियों पर बैठ गए। कुछ पल खामोशी रही। फिर आरती शर्मा ने धीरे से पूछा, तुम यहां कब से हो? लगभग 7 साल हो गए मैडम। 7 साल। यह सुनते ही आरती शर्मा की आंखें भर आईं। ठीक वही वक्त जब मनोज अचानक उनकी जिंदगी से गायब हो गया था। उन्होंने खुद को संभालते हुए पूछा, इससे पहले क्या करते थे? जो सामने आ गया वही करता रहा मैडम। जवाब छोटा था, लेकिन दर्द बहुत बड़ा। अब आरती शर्मा का दिल मान चुका था, सामने बैठा आदमी वही मनोज है, उनका पति। लेकिन वह चाहती थीं
कि सच्चाई उसके मुंह से निकले। उन्होंने सीधा सवाल किया, मनोज, तुम भागे क्यों थे? यह सुनते ही मनोज जैसे पत्थर का हो गया। उसने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन तो नहीं रहा। मैडम, मैं भागा नहीं था, मुझे मजबूर किया गया था। किसने मजबूर किया और क्यों? जब आप आईपीएस बनी थीं, तब आपने बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। कई लोगों का धंधा बंद हो गया था। वो लोग आपसे बदला लेना चाहते थे। उन्होंने मुझे निशाना बनाया। कहा गया कि मैं आपका नाम लेकर लोगों से पैसे मांगता हूं। फर्जी शिकायतें करवाई गईं, नकली वीडियो और फोटो बनाए गए। धीरे धीरे बात फैल गई कि आईपीएस का पति ही ठीक आदमी नहीं है। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताने आया था मैडम, मगर आपके ऑफिस के कुछ लोगों ने कहा अगर मैं आपके पास आया तो मामला और बिगड़ जाएगा। कहा गया आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं डर गया। मैंने सोचा अगर मैं दूर चला जाऊं तो शायद आपकी इज्जत बच जाए। तो तुम सब कुछ छोड़कर चले गए? मनोज ने सिर हाँ में हिला दिया। मेरे पास न घर था न पहचान। जहां गया लोग कहते आईपीएस का पति है, जरूर गड़बड़ करेगा। आखिरकार बनारस आ गया। यहां किसी ने सवाल नहीं किए, बस यही कहा मेहनत करो, पेट भर लो। उसकी बातें सुनते सुनते आरती शर्मा की आंखें नम हो गईं। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने आखिरी सवाल किया, और तुमने कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की? रोज मन करता था आपसे मिलने का, लेकिन डर लगता था मैडम। सोचता था कहीं मेरी वजह से आपको फिर से नुकसान ना हो जाए। यहां आकर बस भगवान के सहारे जीने लगा। मनोज, तुमने बहुत बड़ा त्याग किया है, मगर अब चुप रहने का वक्त खत्म हो गया है। मनोज घबरा गया। मैडम, मैं नहीं चाहता कि आप फिर किसी मुसीबत में पड़ें। आरती शर्मा ने पहली बार पूरे यकीन के साथ कहा, अब मैं अकेली नहीं हूं, और जिन लोगों ने यह सब किया है उन्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी। यह सुनकर मनोज की आंखों में डर और उम्मीद दोनों एक साथ उतर आए। क्या सच में अब कुछ बदल सकता है? अब सच्चाई बाहर आएगी। जो लोग समझते थे कि तुम्हें तोड़कर मुझे भी तोड़ देंगे, वो बहुत गलत थे। उसी रात आरती शर्मा ने उससे साफ कहा, अभी किसी को कुछ नहीं बताना है। अभी तुम सिर्फ मनोज नहीं हो, तुम मेरे पति हो। लेकिन दुनिया के लिए फिलहाल तुम वहीं रहोगे जो आज हो। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अगली सुबह बहुत जल्दी आरती शर्मा की नींद खुल गई। मंदिरों के कपाट खुल रहे थे, साधु संत गंगा स्नान को जा रहे थे। बनारस की हवा में वही पुरानी शांति थी, लेकिन उनके दिल में अब तूफान उठ चुका था। उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मी को बुलाया और साफ निर्देश दिए, मनोज को चुपचाप सरकारी गेस्ट हाउस ले आओ, बिना किसी शोर के, बिना किसी सवाल के। जब मनोज गेस्ट हाउस पहुंचा तो उसका दिल तेज धड़क रहा था। सालों बाद किसी सरकारी इमारत में कदम रखते ही पुराने जख्म जाग उठे। झूठे आरोप, बदनामी, अपमान, सब कुछ आंखों के सामने घूम गया। उसने घबराकर पूछा, मैडम, अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो? आरती शर्मा ने पूरे भरोसे से कहा, कोई नहीं पहचानेगा, और अगर पहचान भी लिया तो अब डरने की जरूरत नहीं है। कमरे में बैठकर आरती शर्मा ने एक एक बात फिर से पूछी। शुरुआत से बताओ, कौन कौन लोग थे? किसने क्या किया? एक भी बात मत छुपाना। मनोज ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। सब कुछ तब बिगड़ना शुरू हुआ जब आपने उस बड़े जमीन घोटाले पर कार्रवाई की थी। कई बड़े लोग पकड़े गए थे। आपके ऑफिस के कुछ लोग अचानक बदलने लगे। उसने बताया कैसे एक दिन कुछ लोग उसके पास आए और बोले, तुम आईपीएस के पति हो, लोगों की मदद करनी चाहिए। जब मैंने मना किया, उसी दिन से मेरे खिलाफ बातें फैलनी शुरू हो गईं। फिर मनोज ने कहा, एक दिन मुझसे कहा गया कि आप पर ऊपर से दबाव है। अगर मैं चुपचाप दूर चला जाऊं तो सब शांत हो जाएगा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मनोज ने एक नाम लिया, आपका पीए सुधीर वर्मा। सुधीर वर्मा, वही इंसान जिस पर आरती शर्मा ने आंख बंद करके भरोसा किया था। आरती शर्मा ने फौरन अपना लैपटॉप और फाइलें मंगवाईं। पुराने मामलों को खोलकर देखने लगीं। मनोज जो जो बता रहा था, हर बात फाइलों से मेल खा रही थी। जिन दिनों मनोज पर इल्जाम लगे थे, उन्हीं दिनों कई बड़े मामलों की जांच जानबूझकर धीमी कर दी गई थी। मैं बस यही चाहता था कि आप सुरक्षित रहें, मैडम। उसी दिन आरती शर्मा ने अपने सबसे भरोसेमंद अफसर को फोन किया। मुझे 7 साल पुराने कुछ केस की पूरी फाइलें चाहिए, बिना किसी को बताए।
शाम होते होते वे फाइलें उनके सामने थीं और हर पन्ने के साथ सच्चाई अब और साफ होती जा रही थी। तारीखों में हेर-फेर था और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ अहम दस्तावेजों पर सुधीर वर्मा के दस्तखत साफ नजर आ रहे थे। अब आरती शर्मा को पूरा यकीन हो चुका था। यह कोई छोटी चाल नहीं थी, ये एक गहरी सोची समझी साजिश थी। रात को मनोज ने डरते डरते पूछा, मैडम, अगर आपने यह मामला उठाया तो बहुत लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आरती ने कहा, अगर पुलिस डरने लगे तो अपराधी बेखौफ हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने तय कर लिया था, जल्दबाजी नहीं, पहले सबूत मजबूत होंगे फिर कार्रवाई। मनोज को फिलहाल वहीं सुरक्षित रहने को कहा गया। उस रात मनोज देर तक सो नहीं पाया। बरसों बाद पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका दर्द सुना गया है, समझा गया है। दूसरी तरफ आरती शर्मा खिड़की के पास खड़ी थीं। अब उनकी लड़ाई सिर्फ अपने पति के लिए नहीं है, बल्कि हर उस बेगुनाह के लिए है जिसे ताकतवर लोग कुचल देते हैं। अगली सुबह उन्होंने मनोज से कहा, अब हर कदम सोच समझ कर उठेगा, जो भी होगा सबूत के साथ होगा। मैडम, मुझे आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। उसी दिन आरती शर्मा बनारस से सीधे अपने कार्यक्षेत्र के लिए रवाना हो गईं। ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद इंस्पेक्टर को बुलाया। मुझे 7 साल पुराने 3 मामलों की पूरी फाइल चाहिए, बिना किसी को बताए। इंस्पेक्टर ने हैरानी से देखा मगर सवाल नहीं किया। जी मैडम। फाइलें आईं तो आरती शर्मा ने एक एक कागज ध्यान से पढ़ा। तारीखें, बयान, गवाह, सब कुछ धीरे धीरे एक तस्वीर बना रहा था। जिन गवाहों ने मनोज के खिलाफ बयान दिए थे वे सब एक ही इलाके से थे। कई बयान बिल्कुल एक जैसे शब्दों में लिखे गए थे। आरती शर्मा ने फाइल बंद की और गहरी सांस ली, यानी सच जानबूझकर दबाया गया था। इसके बाद कॉल रिकॉर्ड निकलवाए गए। जिन नंबरों से मनोज को धमकियां दी गई थीं वे सभी एक ही दायरे में घूम रहे थे। कुछ नंबर एक बड़े व्यापारी के ऑफिस से जुड़े थे तो कुछ एक वरिष्ठ अधिकारी के निजी फोन से। अब शक यकीन में बदल चुका था। अगला नाम था सुधीर वर्मा। शाम को सुधीर वर्मा को ऑफिस बुलाया गया। वह अंदर आया तो चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। मैडम, आपने याद किया? आरती शर्मा ने बिना मुस्कुराए कहा, हां, बैठो। फिर सीधे सवाल किया, सुधीर वर्मा, 7 साल पहले मनोज शर्मा के खिलाफ जो शिकायतें आई थीं उनमें तुम्हारी क्या भूमिका थी? सुधीर ने बचाव की कोशिश की। मैडम, मैं तो सिर्फ आदेश मान रहा था। किसके आदेश? ऊपर से दबाव था मैडम। ऊपर कौन? सुधीर चुप रहा। आरती शर्मा ने सख्ती से कहा, अगर सच नहीं बताया तो यही खामोशी तुम्हें जेल पहुंचाएगी। मैडम, बड़े लोग थे, एक वरिष्ठ अधिकारी और एक बड़ा व्यापारी। उन्होंने कहा था अगर मनोज शर्मा हट जाएगा तो आप कमजोर पड़ जाएंगी। आरती शर्मा ने तुरंत आदेश दिया, सुधीर वर्मा को निलंबित किया जाए और हिरासत में लिया जाए। अगले 2 दिनों में जांच और तेज हो गई। व्यापारी राकेश गुप्ता के ठिकानों पर छापे पड़े। नकद पैसा, फर्जी कागजात और रिश्वत के ठोस सबूत मिले। राकेश गुप्ता को हिरासत में ले लिया गया। फिर नंबर आया वरिष्ठ अधिकारी सोनू सिंह का। सोनू सिंह ने बचने की बहुत कोशिश की, फोन किए, दबाव डलवाया, लेकिन इस बार आरती शर्मा पीछे हटने वाली नहीं थीं। सबूत इतने मजबूत थे कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सोनू सिंह को भी निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया। जब यह खबर मनोज तक पहुंची तो वह देर तक खामोश बैठा रहा, जैसे यकीन ही न हो रहा हो। फिर उसने पूछा, मैडम, क्या सच में यह सब हो रहा है? हां मनोज, अब सच सामने आ रहा है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे और चेहरे सामने आने लगे। आरती शर्मा ने एक पूरी सूची तैयार की। जो भी इस खेल में शामिल है कोई भी बचने वाला नहीं है। इस दौरान मनोज को पूरी सुरक्षा में रखा गया। एक दिन आरती शर्मा ने उससे कहा, अब तुम्हें कहीं छुपने की जरूरत नहीं है। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे साथ घर चलो। मनोज की आंखें भर आईं। लोग क्या कहेंगे? उसने डरते हुए पूछा। आरती शर्मा ने कहा, लोग बहुत कुछ कह चुके हैं, अब सच्चाई बोलेगी। अगले ही दिन आरती शर्मा ने ऑफिस में एक लंबी मीटिंग बुलाई। उस कमरे में वही अफसर बैठे थे जिन पर उन्हें पूरा भरोसा था। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, यह मामला सिर्फ मेरे पति का नहीं है, यह उस सिस्टम की सच्चाई है
जहां ताकतवर लोग अपने फायदे के लिए किसी भी बेगुनाह को कुचल देते हैं। आज अगर मनोज शर्मा को इंसाफ नहीं मिला तो कल कोई और मनोज होगा। अब साजिश की हर परत खुल चुकी थी। इसके बाद बारी आई बड़े व्यापारी राकेश गुप्ता की। जब उसे आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो पहले वह अकड़ दिखाने लगा। मैं शहर का इज्जतदार आदमी हूं, आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आरती शर्मा ने सीधे जवाब दिया, इज्जत झूठ से नहीं चलती, इज्जत सच से चलती है। जब उसके सामने बैंक खातों की डिटेल, कॉल रिकॉर्ड और फर्जी लेन देन के सबूत रखे गए तो उसकी आवाज खुद ब खुद धीमी पड़ गई। आखिरकार उसने सिर झुका लिया। हां, मैंने पैसे दिए थे। आपकी सख्ती से मेरा धंधा बंद हो रहा था। मुझे लगा अगर आपके पति पर इल्जाम लग जाएगा तो आप कमजोर पड़ जाएंगी। अब सबसे बड़ा नाम बाकी था, सोनू सिंह। जब सोनू सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने घमंड से कहा, आरती, तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। आरती शर्मा ने बिना डरे जवाब दिया, और आप भूल रहे हैं कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं। उसके खिलाफ सबूत इतने पुख्ता थे कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे जैसे ये खबरें बाहर आईं, पूरे शहर में हलचल मच गई। अरे, वही मनोज शर्मा निर्दोष निकला। देखो, सच कितने सालों बाद सामने आया। एक दिन मनोज ने आरती शर्मा से कहा, मैडम, मैं नहीं चाहता था कि किसी को मेरी वजह से सजा मिले। मनोज, सजा तुम्हारी वजह से नहीं मिल रही, सजा उनके गुनाहों की वजह से मिल रही है। और उसी पल मनोज को पहली बार महसूस हुआ, सच चाहे देर से आए, लेकिन जब आता है तो इंसाफ भी साथ लाता है। दोस्तों, इसके बाद अदालत में इंसाफ की असली जंग शुरू हुई। एक एक गवाह पेश हुआ, एक एक सबूत सामने रखा गया। हर कागज, हर बयान उसी सच की तरफ इशारा कर रहा था जिसे सालों तक दबाकर रखा गया था। अदालत ने साफ शब्दों में कहा, यह कोई मामूली मामला नहीं, बल्कि एक सोची समझी बड़ी साजिश थी। फैसला सुनाया गया। सुधीर वर्मा को जेल की सजा मिली, राकेश गुप्ता की संपत्ति जब्त कर ली गई और सोनू सिंह को बर्खास्त कर खड़ी सजा दी गई। फैसला सुनते ही मनोज शर्मा की आंखों से आंसू बह निकले, जैसे बरसों से सीने पर रखा पत्थर अचानक हट गया हो। आरती शर्मा ने उसी पल उसका हाथ थाम लिया और कहा, अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है। जब दोनों अदालत से बाहर साथ साथ निकले तो वहां मीडिया के कैमरे थे, लोगों की भीड़ थी, सवालों की बौछार थी। आरती शर्मा ने बस इतना कहा, आज इंसाफ जीता है। उस पल मनोज पहली बार सीधा खड़ा हुआ। वह अब सिर्फ एक रिक्शा चलाने वाला नहीं था, वह एक ऐसा इंसान था जिसने चुपचाप सब सहा और आखिरकार सच के साथ खड़ा रहा। दोस्तों, अदालत का फैसला आने के बाद कुछ दिनों तक शहर में अजीब सी खामोशी छाई रही। जो लोग कल तक बहुत ताकतवर समझे जाते थे, आज सलाखों के पीछे थे। लेकिन इन सब से कहीं बड़ा बदलाव मनोज शर्मा की जिंदगी में आया था। सालों बाद वह पहली बार बिना डर के घर से बाहर निकला। अब रास्ता बदलने की जरूरत नहीं थी। अब कोई उसे शक की नजर से नहीं देखता था, लोग सम्मान से देखते थे। एक दिन आरती शर्मा ने मनोज से कहा, अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ घर चलोगे। मनोज थोड़ा घबरा गया। मैडम, इतने सालों बाद लोग बातें करेंगे। आरती शर्मा मुस्कुराईं और बहुत सादे शब्दों में बोली, लोग पहले भी बहुत बातें कर चुके हैं, अब हम सच के साथ चलेंगे। उसी दिन आरती शर्मा अपने पति मनोज को अपने सरकारी आवास पर ले आईं। गेट पर खड़े संतरी ने सैल्यूट किया। यह वही जगह थी जिसे वह कभी बिना कुछ कहे छोड़कर चला गया था। आरती शर्मा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। अब यह घर तुम्हारा भी है, डरने की कोई जरूरत नहीं। घर के अंदर कदम रखते ही मनोज की आंखें भर आईं। कुछ दिन बाद आरती शर्मा ने एक छोटा सा आयोजन रखा। केवल वही लोग थे जो हर हाल में उनके साथ खड़े रहे थे। सबके सामने आरती शर्मा ने कहा, आज मैं सिर्फ एक आईपीएस अफसर नहीं बोल रही हूं, आज मैं एक पत्नी होकर बोल रही हूं। जिस आदमी को आप सबने सालों तक गलत समझा, वह मेरा पति मनोज शर्मा है। उसने अपनी खामोशी से मेरी वर्दी को बचाया। आज मैं उसका सम्मान वापस दिला रही हूं। इस कहानी का असर बहुत गहरा था। अब कोई भी अधिकारी या व्यापारी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचने लगा। लोग समझ गए थे, अगर कोई सच के साथ डटकर खड़ा रहता है तो देर सवेर इंसाफ जरूर मिलता है। एक शाम आरती शर्मा और मनोज घर की छत पर बैठे थे। मनोज ने धीमे से पूछा, अगर वह दिन ना आता, अगर आप बनारस न जाती तो क्या होता?
आरती शर्मा कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, शायद सच फिर भी बाहर आता, मगर भगवान ने हमें खुद मिलवा दिया। बनारस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सहना, चुप रहना और उम्मीद बनाए रखना। फिर मुस्कुराते हुए बोली, और मुझे यह भी सिखाया कि इंसाफ सिर्फ फाइलों में नहीं, रिश्तों में भी होता है। आज मनोज और आरती की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने बीते दर्द को भुलाया नहीं, उसे उन्होंने एक सीख बना लिया। इस कहानी का अंत एक सुकून भरे यकीन के साथ हुआ कि सच को दबाया जा सकता है, झुकाया जा सकता है, मगर कभी खत्म नहीं किया जा सकता। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इंसान होकर भी कितनी बार इंसानियत भूल जाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।